दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम मैडम महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। उसी दौरान वहां पर डीएम मैडम का पैर पकड़कर एक नागा साधु रोने लगा और रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद उसके साथ डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, जहां पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। परिवार में पहले भी बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारी लड़कियां जन्मी हुई थी और वापस से एक और लड़की का जन्म हो जाता है तो लड़की के माता पिता और दादा दादी सभी मायूस हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। सभी को बेटा चाहिए होता है, लेकिन बेटी के जन्म होने पर सभी लोग खुश होने के बजाय दुखी नज़र आ रहे थे। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। बच्ची का नाम रानी रखा जाता है और रानी के पिता का नाम दिनेश और उसकी माँ का नाम सुकन्या था। रानी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो उज्जैन के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा सबसे अच्छा नंबर लाकर, सबसे ज़्यादा नंबर लाकर पास हुआ करती थी। कई बार उसके स्कूल के सर और मैडम उसके माता पिता से कहा करते थे कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज़ है और इसका दिमाग भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे आगे खूब पढ़ाना, ये आगे जाकर एक अच्छी नौकरी करेगी, इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। लेकिन उसके जो पिता थे हमेशा कहते थे कि ये तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसको तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसीलिए इसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके रानी को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र करीब 16 वर्ष की हो गई थी। तभी समाज के कुछ लोग रानी के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आते हैं। लेकिन रानी ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि रानी की उम्र अभी लगभग 16 वर्ष की थी। उसके माता पिता तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि लड़के वाले काफ़ी अमीर ख़ानदान के थे और उनको जल्दी से रानी की शादी करके फ्री भी होना था। रानी के दादा दादी भी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रानी की माँ अभी भी दुखी थी। सभी लोग रानी के बिना हाँ और बिना ना के और ना ही रानी की पसंद पूछते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। लड़के की उम्र करीब 19 साल की थी और रानी की केवल 16 वर्ष की थी। जब रानी को ये पता चलता है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी भी होने वाली है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं पास करनी है, 12वीं परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ भी क्या करे, वो भी मजबूर थी। उसके सास ससुर और पति के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि अभी रानी शादी नहीं करना चाहती है, अभी उसे पढ़ना है तो उसे पढ़ाई करने दीजिए ना, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। तो रानी के पिता रानी की माँ को खूब मारते हैं और खूब प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि तू ही लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर ये किसी लड़के के साथ भाग जाएगी, भागकर शादी कर लेगी, मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है मैं अभी इसकी शादी करके अपनी समस्या से छुटकारा पा लूँ। ये सुनकर रानी काफ़ी दुखी होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा होती है, जहाँ वो काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होती है। इसके बाद उसकी शादी की तारीख पास में आ जाती है। जहाँ पर उसका बाल विवाह हो रहा था, ना चाहते हुए भी ये शादी उसे करनी पड़ रही थी। शादी के अगले दिन वो अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति रानी को आंख उठाकर देखता भी नहीं है और ना ही उसके करीब जाता है। शादी होने के पश्चात भी दोनों में केवल दूरियां ही थी। रानी अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी और उसके सास ससुर धीरे धीरे समय के साथ साथ उसे प्रताड़ित करने लगे थे। आए दिन उसको ताने मारते थे और उसे बहुत सारा काम भी करवाते थे। रही सही कसर अब धीरे धीरे उसका पति भी पूरी करने लगा था। उसका पति भी आए दिन उसे परेशान कर रहा था। वो रात्रि में शराब पीकर आता और बिना किसी वजह से रानी को मारता था, पीटता था। रानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वो अपने माता पिता के यहाँ जाती है, जहाँ पर वो अपने माता पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। तो उसके पिता उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं, जैसा तेरे सास ससुर बोले तू वैसा ही कर
और तू अपने पति से ज़्यादा झगड़े मत किया कर। ऐसा बोलकर वो रानी को उसके ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना ही उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही उसके पक्ष में कोई बोलता है। ससुराल उसका पूरी तरीके से नरक बन चुका था। एक दिन रानी की मुलाकात उसकी सहेली से होती है। उसकी सहेली कहती है कि तेरा रिजल्ट आ गया है 10वीं का और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। ये सुनकर रानी खुश तो होती है लेकिन मायूस भी होती है और वो अपनी दोस्त के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी दोस्त शिवानी रानी से पूछती है, क्या हुआ? पूरे ज़िले में टॉप किया है, पूरे प्रदेश में टॉप किया है, फिर भी तू रो रही है? तो रानी उसे अपनी आप बीती बताती है और कहती है कि मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति भी मुझे रोज़ रात में खूब मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है, रोज़ शराब पीकर आता है और मेरी पिटाई करता है। ये सुनकर शिवानी भी रोने लग जाती है और वो कहती है कि तू कब तक नरक में रहेगी? एक ना एक दिन तो तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू ऐसे ही जी जी कर एक दिन मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है तू आगे की पढ़ाई जारी रख, 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं की भी परीक्षा करे और आगे चलकर एक बड़ा अफसर बने। तू अगर ऐसे ही नरक में रहेगी तो पूरी ज़िंदगी तू कैसे बिताएगी? शिवानी रानी का काफ़ी उत्साह बढ़ाती है और कहती है तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे सपनों का? इसके बाद रानी काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है लेकिन शिवानी की बातें रानी के दिमाग में घर कर जाती हैं। इसके बाद रानी के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन रानी अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। इसके बाद एक दिन रात्रि में वो अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे वो लेकर ससुराल को छोड़कर उस बस पकड़ लेती है और दिल्ली चली जाती है, जहाँ पर उसकी एक सहेली रहा करती थी। वो दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लग जाती है। वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवाती है, जहाँ पर वो अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और उसे 12वीं में भी दाखिला मिल जाता है, जहाँ पर वो छात्रवृत्ति के बेस पर अपना दाखिला भी ले लेती है। और वो अपनी दोस्त के घर पर ही रुका करती थी। उसके पास कुछ पैसे भी थे और कुछ गहने भी थे जो उसके पास ही थे, जिससे उसका रोज़गार चल रहा था, यानी कि उसके जीवन यापन हो रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। उसके माता पिता और उधर उसके ससुराल वाले रानी को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे और इधर रानी अब अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वो 12वीं कक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के बल पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है और वो बीए की परीक्षा भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास करती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली के कलेक्टर मैडम आती हैं, उसके कॉलेज में अपना भाषण देती हैं, जिसमें वही कलेक्टर मैडम अपने जीवन का संघर्ष सभी बच्चों को सुनाती हैं और रानी कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। वहीं से रानी को कलेक्टर बनने की प्रेरणा मिलती है और रानी उसी दिन ठान लेती है कि अब वो एक कलेक्टर बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अभी तक वो जानकारी नहीं थी। इसके बाद वो कलेक्टर मैडम का पीछा करती है, लेकिन सौभाग्यशाली थी वो रानी। कलेक्टर मैडम की नज़र रानी पर पड़ती है और वो रानी को बुलाती है। रानी से बोलती है, बेटा क्या हुआ, तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो और वहाँ पर जब मैं भाषण दे रही थी तब भी मेरी नज़र तुम पर थी और मुझे तुम्हारे अंदर अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ। इसके बाद वो अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है और कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ था, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहाँ से मैंने भागकर दिल्ली में सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था और इसके बाद मैं बीए की परीक्षा यहाँ पर दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम रानी को कहती हैं कि रानी बेटा तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई। अब तुम्हारे पास तुम्हारा उज्जवल भविष्य पड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो आगे अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। इसके बाद रानी कहती है कि मैडम मुझे आगे जाकर अब क्या करना चाहिए, मैं भी आपकी जैसे बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ।
तब कलेक्टर मैडम रानी को बताती हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी और ये परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वो काबिलियत नज़र आ रही है। तुम चाहो तो ये परीक्षा दे सकती हो, इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी काफ़ी अच्छी कलेक्टर बनोगी। ये सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था, अब वो समझ चुकी थी कि अब उसे कलेक्टर बनना है। उसके बाद वो बाकी परीक्षा पास करके आईएएस बनने की तैयारी करने में जुट जाती है। वो एक कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला लेती है। उसके पास कुछ गहने थे जो पड़े हुए थे, जिन्हें बेचकर वो अपना दाखिला कराती है और आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है। वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसका नाम विनय था। रानी और विनय दोनों के बीच में धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है। विनय भी पढ़ाई में काफ़ी तेज था और उसकी ज़िंदगी की कहानी भी काफ़ी गंभीर थी। वो भी एक गरीब परिवार से आया था। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो भी कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था, अपने पूरे परिवार को छोड़कर। धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आती हैं। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं और साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक के बाद एक वो आईएएस की परीक्षा देते जाते हैं, जिसमें पहली परीक्षा में दोनों काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं। दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, दोनों काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई साथ में किया करते थे। लेकिन जहाँ एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वहाँ पर दोस्ती तक रिश्ता नहीं रहता है। वो रिश्ता एक समय पर जाकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच में और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती गई। तब विनय रानी को प्रपोज कर देता है और कहता है कि रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रानी भी मन ही मन विनय से प्यार तो करती है, लेकिन वो चाहकर भी विनय को हाँ नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। रानी विनय से कहती है कि मेरा बाल विवाह हो चुका है और मैं एक शादीशुदा हूँ। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नज़दीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा बाल विवाह हो चुका है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। तो विनय कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद रानी भी विनय को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तो लक्ष्य छूट जाते हैं, और हुआ भी यही। विनय का धीरे धीरे पढ़ाई से मन हट रहा था, लेकिन रानी का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित था। वो अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन उधर विनय के मन में केवल रानी के ही ख्यालात थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी और रानी ने अपना पेपर खूब अच्छी तरीके से दिया था और विनय ने भी अपना पेपर खूब अच्छे तरीके से दिया था, लेकिन परिणाम उम्मीद से बिल्कुल उल्टे निकले। रानी तो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई, लेकिन विनय अपनी परीक्षा में पास तो हुआ, लेकिन बहुत कम नंबर लाकर। अगर 2 नंबर भी कम आते तो वो परीक्षा में फेल हो जाता। ये देखकर विनय काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और रानी ने भी विनय से कहा कि हम कुछ समय के लिए अब एक दूसरे से अलग रहेंगे, दोनों ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है और अगर उसमें हम दोनों पास नहीं हुए या तुम फेल हो गए तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे दोनों जब तक कलेक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक एक दूसरे से मुलाकात या फिर बातचीत नहीं करेंगे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और दोनों अलग अलग रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने कसमें खा ली थी कि जब तक दोनों कलेक्टर नहीं बन जाएंगे एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। इसके बाद आगे की परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं और परीक्षा की तारीख आ जाती है। ये आखिरी परीक्षा थी। अगर इस परीक्षा में दोनों पास हो जाते हैं तो उन्हें फिर इंटरव्यू देना होगा और उस इंटरव्यू में अगर वे पास हो जाते हैं तो वे कलेक्टर बन जाएंगे। दोनों काफ़ी मन लगाकर परीक्षा देते हैं और अब परीक्षा के रिजल्ट की बारी थी और परीक्षा का रिजल्ट रानी का तो खूब अच्छा रहा और उधर विनय का क्या हुआ पता नहीं चला। इसके बाद अब रानी का इंटरव्यू था। रानी अपना इंटरव्यू देने गई थी और उसने अपने सभी इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दिए थे। अब समय केवल परिणाम का था।
सुबह वो जल्दी उठी, नहा धोकर और भगवान को अगरबत्ती दीपक लगाया। तब उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटक रहा था। तो उसने अपने दरवाजे की कुंडी खोली तो सामने विनय खड़ा हुआ था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। विनय ने कहा, मुबारक हो, तुम कलेक्टर बन गई हो, तुमने पूरे ज़िले में टॉप किया है। ये सुनकर रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विनय को गले लगाकर बहुत रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तब विनय कहता है कि मैं तो 3rd अटेम्प्ट में ही फेल हो गया था और 4थे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। ये सुनकर रानी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विनय कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद रानी विनय से कहती है कि मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर मेरे पति से तलाक लेना पड़ेगा। वो अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। विनय और रानी दोनों साथ में रहने लगते हैं। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रानी का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में उसकी पहली पोस्टिंग होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होती है, जहां पर उसे अपना कार्यभार संभालना है। अब सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलने जाती है। अपने घर जाकर वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। अंदर किचन में से उसकी माँ बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने उसकी बेटी खड़ी हुई है, जिसके सर पर एसपी की टोपी लगी हुई थी। वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी रानी को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी तू कहाँ गई थी, इतने सालों से तू कहाँ गई थी? तब रानी कहती है, माँ दिल्ली गई थी और वहाँ पर मैंने खूब पढ़ाई करी और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने पति को बुलाकर लाती है। जहाँ पर रानी के पिता अपनी बेटी को देखते हैं तो वो बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे खूब एहसास हुआ। उसके पिता रो रो कर रानी से माफ़ी मांगते हैं और रानी अपने दोनों माता पिता को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, अब हम अच्छे से घर में रहेंगे। इसके बाद रानी के माता पिता भी अब रानी के साथ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था। तब रानी की माँ रानी से कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें तुम्हारे काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो प्रयागराज कुंभ चलते हैं। तो रानी अपनी नौकरी से 2 दिन की छुट्टी लेकर प्रयागराज जाती है महाकुंभ मेले में। वो महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ था, जहाँ पर खूब साधु आए हुए थे। कई सारे चमत्कारिक साधु भी आए हुए थे। डीएम मैडम अपने माता पिता के साथ महाकुंभ मेला घूम रही थी। वो गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां पर स्नान किया जा रहा था। तभी वहां पर अचानक से एक नागा साधु आता है और वो डीएम मैडम यानी कि रानी के पैर पकड़ने लग जाता है। तो रानी उन साधु महाराज को देखती है और कहती है कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? तो वो साधु महात्मा अपने मुंह से राख हटाते हैं। तो रानी ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो साधु कोई और नहीं बल्कि रानी का पहला पति था। रानी कहती है, आप साधु के रूप में कैसे? तब वो साधु यानी कि रानी का पति कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी। मैं तुम्हें रोज़ पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत ख़राब लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो रहा था। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने अच्छी औरत को खो दिया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों के जैसे घूम रहा था। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। तब मैंने साधु बनने का फैसला किया और मैं साधु बन गया। यह सुनकर रानी के और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। वो साधु, मैंने आपको खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था। रोते रोते कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब रानी अपने पहले पति से कहती है कि आप अगर मुझे नहीं मारते, मुझे नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा हुआ था। जो नियति और जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप मुझे और आपके माता पिता प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम उस अघोरी साधु से यानी अपने पहले वाले पति से तलाक ले लेती हैं और कानूनी तौर पर वो दोनों
अलग हो जाते हैं। जिसके बाद रानी यानी कि कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर मैडम और विनय दोनों की शादी होती है और दोनों खूब प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, तो ये थी रानी और उसके पहले पति और विनय की कहानी, जहाँ रानी का बाल विवाह उसके माता पिता कर देते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो काफ़ी होशियार थी पढ़ने लिखने में, तो एक फ़ैसला लेती है और ईमानदारी से मेहनत करती है, फाइनली कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बाल विवाह होता आ रहा है। कई लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों का बचपन में ही विवाह कर देते हैं। कई बच्चियां अपने सपनों को तोड़कर अपने ससुराल में रोटियां पकाती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद। जय हिंद।